तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी भारतीय वायुसेना के 3 ऐसे जाबाज पायलट की है जो पाकिस्तान की एक जेल में बंद 1971 की वॉर के दौरान पकड़े गए थे। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी और जेल में कैद थे। इसके बाद वो कैसे जेल से निकलते हैं, जेल तोड़कर भागते हैं, ये पूरी एक जाबाजी की कहानी है। आपको याद होगा 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच, 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग चली। ये जंग पूर्वी पाकिस्तान को लेकर था, जिसके बाद फिर बांग्लादेश बना। तो 3 दिसंबर को ये जंग शुरू हुई। दोनों तरफ से जंग लड़ी जा रही थी। 5 दिसंबर 1971, 5 दिसंबर जंग शुरू होने के ठीक 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा ये अपनी जो सुखोई थी फाइटर प्लेन वो लेकर पाकिस्तान में घुसते हैं और लाहौर के आसमान पर उड़ान भर रहे थे। इत्तेफाक से एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी तैनात था और इसी गोलाबारी में सुखोई को गोली लगती है और सुखोई में आग पकड़ लेती है। आग थोड़ी ही देर के बाद कॉकपिट में पहुंच जाती है। स्क्वाड्रन लीडर DS जावा उस वक्त सुखोई उड़ा रहे थे। उन्हें लगा कि अब प्लेन का बैलेंस जो है वो मेंटेन करना मुश्किल है सुखोई का। तो फिर इसी के बाद उन्होंने अपना सीट इजेक्शन का बटन दबाया और पैराशूट के ज़रिए वो प्लेन से बाहर निकल आए। चूँकि लाहौर के आसमान में थे इसलिए बहुत दूर जा नहीं सकते थे और पैराशूट के ज़रिए जब वो लैंड किए तो लाहौर की ही सरजमीन पर किए। एक गांव था, गांव के लोग थे। आसमान से पैराशूट नीचे और चूँकि दिन के उजाले में लोगों की नज़र पड़ी, लोग भाग कर आए। ये भी पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग है तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही कोई बंदा होगा। तो लोगों ने DS जाफा को घेर लिया। इसके बाद उनकी सारी चीज़ें एक एक कर छीनने लगे, चाहे वो उनके लाइटर हो, सिगरेट हो, घड़ी हो, यहाँ तक कि जो उनके कपड़े थे, जूते, वो भी, और शायद उनको पीटने वाले भी थे। लेकिन इसी दौरान दूर से, चूँकि जंग का माहौल है, सभी अलर्ट रहते हैं, पाकिस्तानी सेना के लोगों ने भी इस पैराशूट को नीचे उतरते हुए देख लिया था। वो भागकर उस गांव में पहुंचते हैं और किसी तरह भीड़ से DS जाफा को बचाते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें लाहौर से रावलपिंडी लाया जाता है। रावलपिंडी लाने के बाद उन्हें एक सेल में रखा जाता है, पहले 1-2 दिन अकेले। फिर 1-2 दिन के बाद उनकी मुलाकात होती है बाकी युद्ध बंदियों से जो इसी जंग के दौरान पकड़े गए थे। तो DS जाफा वहाँ पे जब पहुँचते हैं रावलपिंडी में, और जिस सेल में इनको बाकी मिलाया गया लोगों से, कुल एयरफोर्स के 12 अपने जवान रावलपिंडी जेल में बंद थे। और ये सब उसी तरीके से जैसे DS जाफा जो है वो अपना सीट इजेक्शन करके अपनी जान बचाई, नीचे उतरे, तो एयरफोर्स के ये बाकी लोग भी उसी तरीके से एक एक कर पकड़े गए थे। सभी को रावलपिंडी की जेल में रखा गया। बाद में इस पर किताब भी लिखी गई जिसमें कहा गया जेल में रखने के दौरान उनके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक किया गया। और 25 दिसंबर का इसी दौरान में तारीख आती है, 25 दिसंबर। जंग अब लगभग ख़त्म हो गई थी। 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई थी, 16 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। तो 16 दिसंबर को जंग ख़त्म होने के करीब 9 दिन बाद 25 दिसंबर का दिन था। इस एयरफोर्स में जो लोग पकड़े गए थे, 12 बंदी थे, उनमें से कुछ क्रिश्चियन भी थे। तो फिर वहाँ के जो पाकिस्तान में उस वक्त रावलपिंडी की जो जेल के इंचार्ज थे मिस्टर उस्मान हामिद, ये स्क्वाड्रन लीडर थे, ये भी एयरफोर्स से जुड़े हुए थे। और एयरफोर्स के पाकिस्तान के उस वक्त चीफ के ये साथ खास काम करते थे। तो आते हैं, इन तमाम बंदियों से मिलते हैं भारतीय, बहुत अच्छे से मुलाकात करते हैं और केक वेक देते हैं, क्योंकि क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर को, और बहुत ही अच्छा बर्ताव था। इसके बाद फिर शाम होती है, कहा जाता है कि अब आप लोग अपने अपने सेल में चले जाइए। तो हर सेल में 4-4 लोग रह रहे थे। अब सबको इसके बाद अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। DS जाफा के जो सेल में लोग थे, सेल नंबर 5 रावलपिंडी की जेल, उसमें उनके अलावा 3 और थे एयरफोर्स के लोग। एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइट अफसर हरीश सिंह। तो दिलीप पारुलकर, मलविंदर सिंह ग्रेवाल और हरीश सिंह, इसके अलावा DS जाफा, ये लोग एक ही सेल में बंद थे। कुछ दिन बीतता है। इसके बाद वहाँ पे सख्ती भी थी। अब ये लोग बंदी भी थे, जंग खत्म हो गई, इन्हें लगा कि अब शायद बंदियों की अदला बदली हो।
भारत ने भी कई ऐसे पाकिस्तानी सैनिक वायुसेना के लोगों को पकड़ा था। तो आमतौर पर युद्ध में अदला बदली होती है और फिर ये लोग POW थे, प्रिजनर ऑफ वॉर के जो कैदी होते हैं, उनके साथ एक ख़ास इंटरनेशनल समझौते के तहत उनका बर्ताव किया जाता उनके साथ। लेकिन देरी हो रही थी, इन लोगों की अदला बदली भी नहीं हो रही थी, वक्त बीतता जा रहा था। इसी दौरान में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ने अपने तीनों साथियों से कहा कि जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे, और उस ट्रेनिंग का हिस्सा ये था कि अगर आप कभी POW बनते हैं, मतलब कोई देश में आपको पकड़ लिया जाता है, तो आप एस्केप करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, मतलब वहाँ से बच निकलने या भागने की। तो उन्होंने कहा मैंने उसी दिन से ये ठान लिया कि मैं यहाँ पे पड़ा नहीं रहूँगा, मैं जेल तोड़कर भागूंगा। अब बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बड़ा रिस्क है, ख़तरा है, और वैसे भी हम लोग युद्ध बंदी हैं, हो सकता है जल्दी हमें रिहाई मिल जाए, तो जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिलीप पारुलकर माने नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस जेल से भागेंगे और हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीता और इसी के बाद दिलीप पारुलकर ने प्लान बनाना शुरू किया। जिस सेल में इनको रखा गया था, पुरानी बिल्डिंग थी रावलपिंडी वो जेल की, उन्होंने चारों तरफ से देखा। उन्हें लगा कि इस दीवार में छेद बनाना आसान काम है, इतना बड़ा छेद कि एक आदमी आसानी से बाहर निकल सकता है। अच्छा, इससे पहले इनमें से एक के पास बाकायदा पाकिस्तान का नक्शा भी था। इन्होंने उस जेल को भी, चूँकि इन लोगों को कई बार बाहर टहलाया जाता, तो उस जेल का भी मुआयना किया कि कहाँ कैसे निकल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस जेल में जहाँ पे इनको रखा गया था, वहाँ पे एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का एम्प्लॉयमेंट दफ्तर भी है, रोज़गार। और जिस सेल में ये लोग थे, उस सेल की दीवार में अगर सुराख कर दें तो वो सीधे उस रोज़गार के दफ्तर तक पहुँच जाएंगे। और उसके ठीक बराबर में मॉल रोड है। उस मॉल रोड तक पहुँचने के लिए बस एक जेल की दीवार फांदनी, और जेल की दीवार आसानी से ये लोग फांद सकते थे, ट्रेनिंग ली हुई थी। बट ये था कि अब सेल के अंदर कैसे सुराख करें, छेद करें। इस दौरान मैंने ये भी था कि अगर हम बाहर निकलें तो फिर हिंदुस्तान कैसे जाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जंग ख़त्म ही हुई थी, बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, उधर सख्ती भी थी बॉर्डर पर। तो उन्हें लगा कि बाकी किसी भी सूरत में हम लोग इधर से बाहर नहीं निकल सकते, एक ही रास्ता है और वो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर। अगर अफ़गानिस्तान एक बार पहुँच गया तो अफ़गानिस्तान से भारत आ सकते हैं। और अफ़गानिस्तान जाने के लिए पेशावर के करीब वाला जो बॉर्डर है, वो इन लोगों ने नक्शे के हिसाब से चुना कि वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। अब ये था कि दीवार में सुराख और छेद बनाना है, औजार हथियार कहाँ से लाएं। इत्तेफाक से उसी दौरान में इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऐसे POW जो होते हैं युद्धबंदी, उनको ज़रूरत की चीज़ें देती है, टूथपेस्ट से लेके शेविंग और बाकी सारी चीज़ों की, कपड़े वगैरह। तो हर सेल में बॉक्स के साथ वो सामान दिया जाता था। तो ये लोग सामान निकाल लेते थे और बॉक्स को सेल में ही रखते थे। कुछ इन्होंने जो जेल में खाने के बर्तन थे, वो एक आख छुपा के चोरी करके रख लिया। इस दौरान में इनके पास कुछ पैसे होते थे, तो उस वक्त कोल्ड ड्रिंक जो है वो इन लोगों को अवेलेबल था एक युद्धबंदी के तौर पर, पेप्सी और या फिर कोक। तो एक बच्चा था जो इनके सेल में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया करता था। अच्छा, वहाँ कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो खोल कर नहीं देते थे, वो उस ढक्कन में एक सुआ टाइप का होता था, स्क्रू टाइप का, लोहे का बनाया हुआ, वो उसके ढक्कन पे मारता था, इतना बड़ा होल हो जाता था कि फिर उसमें वो स्ट्रॉ डालकर और सामने सर्व कर देता था। और वो छोटा बच्चा था 13-14 साल का जो इन लोगों को, तो कभी कभी ये लोग अपने ख़रीदते थे। तो जिस सुए से वो पेप्सी के ढक्कन पे होल करता था, उस पर नज़र पड़ी और पारुलकर साहब ने एक दिन वो सुआ उस बच्चे से ले लिया। बच्चे ने कहा मेरा सुआ दे दीजिए। उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, पता नहीं कहीं खो गया, जाओ। उसे भी लगा, कुछ कहा नहीं उसने, और वो चला गया। तो अब इनके पास एक सुआ था, एक आध छोटे मोटे बर्तन से भी हथियार बना लिए। अब ये था कि दीवार में छेद करना है। एक सेल में 4 लोग, और ये था कि हमेशा आपको कमरे के अंदर, सेल के अंदर एक बल्ब 24 घंटे जला कर रखेंगे आप। तो बल्ब की रोशनी में खुदाई करना बड़ा मुश्किल काम था। खुदाई के बाद मलबा कहाँ फेंकना था, ये भी एक चुनौती थी, लेकिन मलबा का हल हो गया। जो रेड क्रॉस ने बॉक्स दिया, उस बॉक्स में ये लोग मिट्टी भर भर कर रखते थे और वहीं सेल में ही छोड़ देते थे। अब ये सुआ आया और बाकी चीज़ें से इन्होंने उस दीवार के प्लास्टर को उखाड़ना शुरू किया। और उसके लिए सबसे पहला काम ये कि बल्ब को फ्यूज़ कर देते, जानबूझकर निकालते और ख़राब कर देते। अब वहाँ एक बल्ब लगाने के लिए उस वक्त ये था कि फिर वो सारा हायरार्की था कि सीनियर पर जाओ, फिर वो देगा, फिर बल्ब लाएगा, फिर लगाएगा। तो 2-4 दिन यूँ ही छोड़ देते थे, फिर वो बल्ब आता, फिर ये लोग फ्यूज़ कर देते। और इस दौरान में 3 लोग, चूँकि एक सेल में 4 बेड था, 3 सोते और एक बेड के नीचे से एकदम दीवार से चिपका कर उसकी अपने खुदाई शुरू कर देते। ये सिलसिला चलता रहा और प्लानिंग ये थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे, और उस दिन सारे गार्ड और ये लोग सब
थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बिजी होते हैं, तो ज़्यादा सिक्योरिटी का तामझाम नहीं होता। तो प्लान ये थी कि 14 अगस्त की रात को ही इस जेल से भागेंगे, और उसी हिसाब से खुदाई चल रही थी। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये खुदाई कर रहे थे और एक ईंट लगभग निकल नहीं रही थी, और टाइम हो गया था रात 9 बजे से लेकर 2 बजे रात तक ये लोग खुदाई करते थे दीवार को में छेद, और इत्तेफाक से एक दीवार फंस गया और इनको वो निकाल नहीं पा रहे हैं और आगे भी निकाल रहे हैं, और उसमें होल भी हो गया। तो एक कपड़ा इन्होंने उस होल में डालने के लिए कपड़ा ठूंस दिया। इत्तेफाक से उस कपड़े का एक सिरा बाहर की तरफ चला गया। अब बड़ी मुश्किल, वो फंस गया, कपड़ा भी बाहर नहीं आ रहा और बाहर की तरफ चला गया। अब कोई बाहर से दीवार की देख ले तो पकड़े जाए, खतरा अजीब था। इत्तेफाक से अचानक इनको सुबह देखा कि वो कपड़ा निकल गया है। अब इन लोगों को लगा ये तो पकड़े गए, क्योंकि जेल की जिस सेल में है उसकी दीवार से कपड़ा मतलब किसी सिपाही ने निकाला होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा वो कपड़ा असल में एक बिल्ली ने निकाल लिया था, तो ये बच गए। फिर एक रात ऐसी खुदाई कर रहे थे तो अचानक जो गार्ड पहरे पे था वो आया। बल्ब फ्यूज़ था, लेकिन फिर भी उसने उस अंधेरे में ताड़ा और देखा कि 3 तो बेड पे हैं, एक गायब है। वो अलर्ट हो गया, उसने सीटी बजाई, गया अपने सीनियर के पास। अच्छा, तब तक वो चौथा नीचे खुदाई कर रहे थे बारी बारी से। अब इन्हें पता चल गया कि अब तो पकड़े गए, अब अंदर सेल की तलाशी होगी। इसमें 2-3 अफसर भाग कर आए वहाँ। तब तक ये लेकिन जो नीचे था वो वापस आकर बेड पे सो गया। अब वो तलाशी हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो 4 हैं। तो अब उस गार्ड के ऊपर ही सब पिल पड़े कि तुमने बताया 3 है, चौथा भाग गया, यहाँ तो 4 हो। फिर उन्होंने कहा इसको दिखाई नहीं दिया, अंधेरा है। तो इस तरीके से दोबारा बचे। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ों करने के बाद बचते रहे। अब 14 अगस्त को इनको बाहर निकलना है, तैयारी पूरी है, उसी हिसाब से खुदाई चल रही है। लेकिन होता ये है कि वक्त से थोड़ा पहले वो लगभग छेद तैयार हो गया जिसको ये बंद करके रख रहे थे, और उसमें खतरा भी था कि ज़्यादा देर तक इसको छुपा के नहीं रख सकते। 12 अगस्त की रात को तय प्लान से 2 दिन पहले अचानक बहुत तेज़ आंधी चलती है रात शाम से ही, और बिजली कड़क रही, तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है। उन्हें लगा कि इस आंधी और इस बारिश का बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में गार्ड और ये लोग तमाम किसी न किसी ओट में छुपे होते हैं, किसी दीवार के साए में, कमरे में। खुले में टहलना और ड्यूटी करना मुश्किल होता है बारिश में। तो इन सभी ने तय किया कि हमें बाहर निकलना है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हो गई थी। DS जाफा जो थे वो इस मिशन में शामिल नहीं थे कि वो इस जेल से भागेंगे। तो बाकी 3 लोगों ने तय किया कि अब उन्हें निकलना है, जिसमें दिलीप पारुलकर, मालविंदर सिंह ग्रेवाल और हरीश सिंह। DS जाफा उसी सेल में रहने को तैयार हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा। 12 अगस्त की देर रात ये तीनों उस दीवार से निकलते हैं। दीवार से निकलकर उस कंपाउंड में पहुंचते हैं जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के एम्प्लॉयमेंट का दफ्तर था, और फिर वहां से दीवार फांदते हैं और मॉल रोड पे पहुंचते हैं। इससे पहले इन्होंने कुछ पैसों से कपड़े भी मंगवा लिए थे जेल के अंदर, जो कुर्ता पजामा, शलवार कमीज़, ताकि बाहर जाकर पहचान में ना आए कि ये विदेशी हैं। तो उसी हुलिये में तीनों निकले उस दीवार से, सेल से दीवार फांद करके बाहर आए। देर रात बाहर में एक बस खड़ी थी और उसका कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर पेशावर पेशावर। ये तीनों उस बस में बैठे और उस बस में चल पड़े। पेशावर जाने के लिए जब तीनों पहुँचे उसके बाद ये पेशावर से वहाँ उतर गए। अब वहाँ पे एक गांव में पहुँचते हैं और पता चलता है कि यहाँ इस गांव से करीब 5 मील दूर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और उनको बस उस 5 मील के फासले को और तय करना था और फिर वहाँ से वो निकल जाना था। इस दौरान में जब वो पेशावर के करीब उस गांव में पहुँचे, अच्छा सब अलग अलग हुलिये में थे, लेकिन इन्हें लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि बस के कंडक्टर ने 2-3 बार इनसे पूछा और फिर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। तो उन्हें लगा कि हम अपने आप को पाकिस्तानी पेश कर रहे हैं, ये इंग्लिश में बात कर रहा है, चक्कर क्या है। तो उन्हें लगा कि नहीं, हुलिये के बावजूद शायद ये हमें पहचान रहा है। अब 5 मील सिर्फ दूरी पर है और ये वहाँ खड़े हुए हैं। इन्हें वहाँ से एक टैक्सी की ज़रूरत है, वो टैक्सी जो उन्हें उस बॉर्डर तक पहुँचा दे, और उस टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं सड़क किनारे। तभी अचानक एक कड़क आवाज़ आती है सड़क की दूसरी तरफ से। ये तीनों पलट के देखते हैं, एक शख्स था और वो पूछता है कि कौन है आप लोग। तो ये बताते हैं कि हम लोग एयरफोर्स से हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं, और इधर आए हैं छुट्टी पे 1 हफ्ते की, जंग ख़त्म हो गई है और इसी वजह से। लांडी खाना एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उन्होंने कहा हम लांडी खाना रेलवे स्टेशन, इत्तेफाक से जो इन्होंने नक्शा चुना था और लांडी खाना का नाम लिया, 1932 में ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में बंद हो गया था, और ये बात इन तीनों को पता नहीं थी।
तो उन्होंने कहा हम लानी खाना रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहीं से उस शख्स को शक हुआ, उसने कहा पर वहाँ तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन तो पता नहीं कब का बंद हो चुका है, 40-50 साल हो गए। तब उसे डाउट हुआ। उसके बाद उसने फिर सवाल जवाब शुरू किए। बदनसीबी ये थी कि जो शख्स उनको एक अजनबी मिला और जो उनसे पूछताछ कर रहा था वो उस इलाके के तहसीलदार का स्टेनो था। उसने फ़ौरन फिर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि इन तीनों को लेके चलो, ये सस्पिशियस है। उसके बाद वो उन्हें लेकर तहसीलदार के पास पहुंच गया। अब पूछताछ शुरू हुई, धीरे धीरे भांडा फूटने लगा। लेकिन इसी दौरान में इनमें से एक पारुलकर साहब कॉन्फिडेंट, उन्होंने तहसीलदार को समझाया कि देखो हम लोग कोई विदेशी नहीं है, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स में, हम रावलपिंडी में पोस्टेड हैं। और फिर उन्होंने बाकायदा धौंस जमाने के लिए उन शख्स का जो उस्मान हामिद थे, जो जेल में मिले थे, जिन्होंने केक खिलाया था, वो एक्चुअली जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे उस वक्त, उसके एडीसी भी थे, उस्मान हामिद। तो उन्होंने कहा आप उस्मान हामिद को फ़ोन मिलाइए और उनसे बोलिए कि बात करना चाहते हैं, ताकि ये लगे कि एक फ़ोन आए और फिर ये इसको किसी तरह गुमराह करें और निकल जाए। तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फ़ोन मिलाया, बाकायदा पारुलकर साहब ने फ़ोन उठाया इधर से, और उन्होंने कहा कि मैं ये हूँ और रावलपिंडी जेल में और यहाँ आ गया, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि बचने का कोई रास्ता है नहीं। तब एडीसी उस्मान हामिद तहसीलदार से कहता है कि इन तीनों को कोई नुकसान मत पहुँचाना, तीनों को अपने हिफाजत में रखो, पर इन्हें जाने भी मत देना, हमारे लोग आ रहे हैं। इस दौरान में उधर रावलपिंडी जेल में तब तक किसी को पता नहीं कि एक सेल से 3 भारतीय कैदी भाग चुके हैं। कई घंटे बाद एक गार्ड आता है और देखता है, और उसके बाद देखता है कि दीवार में सुराख है और 3 भाग गए और उसमें से एक ही बचे हुए हैं, जो काफा। अब क्या हो? अब इधर डीएस काफा की कहानी सुनिए कि जब उसे लगा, तो अब ये था कि डीएस जाफा कि सीनियर अफसरों को पता चलेगा कि जेल में तमाम निगरानी के बावजूद 3 भारतीय पायलट यहाँ से भाग गए हैं, तो उसके ऊपर गाज गिरेगी। तो उन्होंने ये तरीका सोचा कि एक काम करो, ये बताओ कि ये 4 लोग भाग रहे थे, हम लोग अलर्ट थे, हमने एक को मार गिराया और 3 भागने में कामयाब हो गए, तो थोड़ी जान बचेगी। और ये सारी बातें डीएस जाफा सुन रहे हैं। अब उनकी हालत ख़राब कि जंग में तो बच गए, प्लेन से भी सुखोई से नीचे आ गए, लेकिन अब यहाँ 3 जो हमारे साथी भागे हैं उनकी आँच इन गार्ड पर ना आए, इसलिए अब मुझे मारना चाहते हैं ताकि ये बता सके कि एक को हमने मार गिराया, 3 लेकिन भागने में कामयाब रहे। और ये ऐसा होना था। डीएस जाफा की मौत लगभग तय थी। गार्ड अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हें गोली मारने वाले थे, और डीएस जाफा ने अपनी किताब में लिखा भी है कि बस ऐसा लगा था कि अब मौत उनके सामने है। लेकिन इसी बीच जब तहसीलदार से पारुलकर साहब ने फ़ोन कराया, तो उस फ़ोन को रखने के बाद उस्मान हामिद ने सीधे रावलपिंडी जेल फ़ोन किया और बोला कि ये बताओ कितने कैदी मिसिंग हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर बताया गया, फिर उन्होंने पर्टिकुलर कहा कि ये नाम के 3। तो अब इन गार्ड को और जेल के स्टाफ को लगा कि ये तो भेद खुल गया, अब किसी को मारेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर में साहब को पता चल चुका है। तब उन्होंने बताया कि सर एक सेल से 3 गायब हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तीनों मिल चुके हैं। और इस तरीके से डीएस जाफा की जान बची। अगर उस वक्त एडीसी फ़ोन ना करते और वो ना बताते कि इस वक्त पता करो कितने कैदी मिसिंग हैं, तो शायद इन्हें गोली मार दी जाती। खैर, इसके बाद उन तीनों को फिर वापस पकड़ कर लाया जाता है। ये जो बात है पूरी आपको बताया, जैसे 14 अगस्त 1972 की जब ये तीनों भागे थे, तो इनको लाया जाता है। और उसके बाद आखिरकार करीब 3 महीने ये फिर जेल में रहते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई के बदले में वहाँ के कुछ बंदियों को रिहा करने का फैसला करते हैं, और उनमें से ये 12 पायलट भी शामिल थे। और उन 12 में ये 3 भी थे जिन्होंने जेल तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश की थी और लगभग कामयाब हो गए थे। सिर्फ 5 मील की दूरी थी उस अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक। अगर वो उस 5 मील के फासले को तय कर लेते तो ये उसी पल आज़ाद हो जाते, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 3 महीने के बाद अदला बदली में ये सभी रिहा हो गए। उसके बाद इन सभी युद्धबंदियों को वाघा बॉर्डर लाया गया। उनके आने से पहले इन तीनों की पाकिस्तान के जेल से भागने की कोशिश की खबर हिंदुस्तान में फैल गई थी, मीडिया में भी आ गई थी, और इन तीनों को एक हीरो की तरह देखा जा रहा था कि जान जोखिम में डालकर कैसे ये भागे और सिर्फ 5 मील की दूरी से रह गए। तो वाघा बॉर्डर पर इन लोगों का एक हीरो की तरह सम्मान और स्वागत किया गया, और इसके बाद फिर उन्होंने अपनी बाकी जो सर्विसेज थी वो भी पूरी की।
तो ये कहानी थी उन 3 पायलट की जो पाकिस्तान की जेल से लगभग जेल तोड़कर निकल भी गए, लेकिन सिर्फ बॉर्डर से 5 मील दूर पकड़े गए थे। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है, उम्मीद है आपकी छुट्टी अच्छे से गुजरेगी। कोरोना का केस फिर से बढ़ रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरी एक डॉक्टर साहब से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस बार इसकी थोड़ी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा है, लगातार कुछ दिनों में ही तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। तो लगता है 2020 की तरह जो शुरुआत मार्च अप्रैल मई पूरा साल गया है, जो एहतियात की ज़रूरत थी, मुझे ये भी लगता है बीच में हम लोग कुछ लापरवाह हो गए थे थोड़ा कोरोना को लेकर। तो अब एक बार फिर मामला सीरियस है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा बेवजह बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें, हाथ तो बिल्कुल ना मिलाएं, दूरी बना कर रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें अपने आप को हमेशा। तो मंडे आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।